everyone, this is Shivani and welcome back on my YouTube channel Commerce Field. As you all know, we did about chapter number 3 in our last video. Today we are going to learn about chapter number 4, that is methods of calculating of national income. जितने भी फॉर्मूलाज हमने लास्ट चैप्टर में कवर किए थे उनको आज हमने इम्प्लीकेशन सीखना है कि कैसे उनको अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं और वहां से नेशनल इनकम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो अभी तक कवर नहीं की है, प्लीज गो टू द लास्ट वीडियो एंड आप वहां से टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, फॉर्मूलाज को अच्छे से समझें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखने का बेनिफिट आपको हो पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट इट। ओके गाइस, टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम वी हैव बेसिकली 3 मेथड्स। ठीक है, नंबर 1 इनकम मेथड, सेकेंड वन इज वैल्यू एडिड मेथड जिसको कि हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। आई रिपीट, इनकम मेथड, वैल्यू एडिड मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। आपको सम किसी भी वे से सीबीएसई दे सकता है, चाहे वो वैल्यू एडिड के पॉइंट ऑफ व्यू से दे या प्रोडक्ट मेथड से दे, दोनों ही तरीके से सेम निकालना है। ठीक है, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। आज जो बेसिकली हमने वीडियो में कंप्लीट करना है वो है हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज इनकम मेथड। तो जल्दी से सीखते हैं कि रूल्स क्या है, रूल्स को फॉलो करेंगे और न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम मेथड। ठीक है, अब देखो, नेशनल इनकम को बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर एंड फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं, यानी वो आपको इस तरीके से भी सम दे सकता है, फाइंड द नेशनल इनकम या कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। तो वो दोनों ही तरीके से आपको सम दे सकता है। मोड करके सीबीएसई बहुत क्वेश्चन पुट करता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनकम मेथड को ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे वो रूल सीखने हैं हमने। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे क्या है, रूल्स हैं जिनके बिहाफ पे हम मेथड्स को सीखेंगे। अब देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास एक चीज होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आप एज अ ओनर, एज अ एम्प्लॉयर कितना अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेट करते हैं, कितना कंपनसेशन है वो हम देते हैं। ठीक है, वो अमाउंट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे। अब यही इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, साथ में अमाउंट लिखते चलेंगे ताकि रूल से ही आपको समझ में आ जाए। ये मैंने सपोज कर लिया कि 500 अमाउंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 500 रुपीज। ठीक है, अब देखो कंपनसेशन के आगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक सैलरी एंड वेजेस, कैश इन काइंड, बेनिफिट टू द सोसाइटी एंड पेंशन। अब ये चीजें हैं क्या क्या वो समझते हैं। सैलरी एंड वेजेस तो आप सबको पता होगा, मैनेजमेंट के बदले में हमें क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। अगर आपने लेबर सर्विसेज दी है उसके बदले में आपको वेजेस है वो दिए जाती है। कैश इन काइंड का मतलब होता है आपने कैश में कोई भी बेनिफिट है अपने एम्प्लॉइज को दिया। लाइक देखो, आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो कार से आते हैं, आपने पेट्रोल का खर्चा दे दिया। डेली न्यूज़पेपर है रीडिंग के लिए, न्यूज़पेपर परचेज के लिए उनको कुछ अमाउंट है वो दे दिया। अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो आपने पे कर दिए। तो जो भी छुटपुट खर्चे हम कैश इन काइंड अपने वर्कर्स को दे देते हैं फ्रीली, तो वो क्या है, हमारे कैश इन काइंड के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे आता है बेनिफिट टू द सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, जहां पर हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है, तो आसपास की सराउंडिंग्स को अच्छा करने के लिए आपने सोसाइटी को कुछ बेनिफिट दिए, तो वो भी हमारे इसके अंदर आएंगे। एंड पेंशन आप सबको पता है, आफ्टर रिटायरमेंट हमें जब पेंशन मिलती है उसको भी हम इसी अमाउंट में है वो कंसीडर करेंगे। अब देखो बच्चे अटकते कहां पर हैं, ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के ही पार्ट है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का अमाउंट गिवन है तो हमें इन चारों अमाउंट्स को लेने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट मेंशन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कुछ भी अमाउंट गिवन है, तो डायरेक्ट आप कंपनसेशन को पिक करेंगे, ये चारों अमाउंट को कंसीडर करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इन केस ऐसा होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें गिवन नहीं है, तो आप यहां से इनको पिक करेंगे। चारों में से आपको चारों भी गिवन हो सकते हैं, कोई 2 भी गिवन हो सकते हैं, कोई 1 भी गिवन हो सकता है, कोई 3 भी गिवन हो सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडर करना है हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या करेंगे, सारे अमाउंट को मेंशन कर लेंगे। अब हम यहाँ भी अमाउंट मान लेते हैं कि यहाँ पर अमाउंट है 300, यहाँ 200, 100 एंड यहाँ 500। ठीक है,
अब सब में आपको ये पांचों चीजें गिवन है, लेकिन हम कंसीडर किसको करेंगे, हेडिंग को। जब आपको टोटल ही क्या है गिवन है, एक कंप्लीट अमाउंट गिवन है, तो हमें एक्स्ट्रा बार बार सब पार्ट्स को छेड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, सब पार्ट्स को छोड़ देंगे। सब पार्ट्स को आपने तब कंसीडर करना है जब आपको मेन पॉइंट है वो गिवन ना हो, ठीक है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको सब में कहीं नहीं दिखता तो ही हम इन चारों पॉइंट्स पर जाएंगे, अदरवाइज इनको छेड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर सेकंड, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। इन ऑपरेटिंग सरप्लस वी हैव बेसिकली 4 पार्ट्स, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, ठीक है। रेंट है वो हमें किसके बदले में मिलता है, लैंड। प्रॉफिट है वो हमें किसके बदले में मिलता है, ये सब सारी चीजें हम आई थिंक पिछली वीडियो में है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 3 में बेसिक टर्म्स कराई थी मैंने, और उसमें मैंने आपको पेमेंट और सर्विसेज के बारे में बताया था कि कैसे कैसे जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को बहुत सारी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और उसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है, ठीक है। तो वो चीजें हमने सीख ली थी। तो ये वही सारी चीजें हैं, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। यहाँ ये एक अलग चीज है, रॉयल्टी। व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? देखो, रॉयल्टी का मीनिंग होता है कमीशन। लाइक देखो, आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, आपने कोई बुक राइट की, तो अब वो बुक क्या होगी, वो पब्लिश होगी और मार्केट में वो सेलिंग के लिए जाएगी। अब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस बुक को परचेज करेंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वहां से जो कमीशन है ऑथर की वो डिसाइड की जाती है कि जितनी भी टोटल बुक सेल होंगी उसका कितना % है वो कमीशन हम आपको देंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च पेपर और बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ऑथर को क्या दी जाती है, कमीशन दी जाती है। एवरी ईयर जितनी भी बुक्स हैं वो सेल होंगी, उसका टोटल कितना % कमीशन हमारे ऑथर को जाएगा, वो होता है हमारा रॉयल्टी, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग अमाउंट मान लेते हैं कि रेंट का जो हमारे पास अमाउंट है वो है 300, यहाँ से 250, इंटरेस्ट 100, रॉयल्टी 200, ठीक है। अब देखो, ये वाले पॉइंट्स को तो कंसीडर नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो गिवन है। अब हमने कहां से स्टार्ट करना है, ये वाले अमाउंट को लिया, उसके बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स को हमने क्या करना है, कंसीडर करना है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि प्रॉफिट के भी हमारे पास क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। अब वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं, प्रॉफिट भी 3 तरीके का हो सकता है, कॉर्पोरेटेड टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ठीक है। प्रॉफिट में देखो ये तीनों चीजें इंक्लूड हैं, कॉर्पोरेटेड टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लास्ट वन इज डिविडेंड, ठीक है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है सब में वो डायरेक्ट आपको प्रॉफिट का अमाउंट है वो नहीं देता, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इन तीनों में से देखेंगे कि अगर आपको कॉर्पोरेटिव टैक्स गिवन है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे, उसको एज एन प्रॉफिट मान लेंगे, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर गिवन है उसको हम एज अ प्रॉफिट मान लेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है। सेम एज इट इज हमने करना है डिविडेंड के साथ, यानी ये तीनों सब पार्ट हम तब कंसीडर करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट डायरेक्ट गिवन ना हो। अगर प्रॉफिट का अमाउंट डायरेक्ट गिवन है तो ये तीनों सब पार्ट को हमने नहीं देखना। ये सेम पॉइंट कैसे है हमारा पॉइंट नंबर 1 की तरह, जैसे हमने कंपनसेशन को इंक्लूड किया तो इन सब पार्ट्स को नहीं इंक्लूड करना। अगर यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है तो ये तीनों पॉइंट्स को भूल जाओ, इन पर हम तब आएंगे जब हमें डायरेक्ट प्रॉफिट का अमाउंट गिवन ना हो, ठीक है। फिर आगे हम रॉयल्टी है उसके अमाउंट को ऐड कर देंगे, तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद आता है लास्ट वन हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इन द सेंस, इसमें बहुत सारी छोटी मोटी जितनी भी हमारी इनकम है, मिसलेनियस इनकम है, मेन इनकम है, सारी है वो इंक्लूड है। इसका अमाउंट तो हमें डायरेक्टली गिवन होता है, इसका सब पार्ट नहीं होता, ठीक है। आई रिपीट, स्टार्टिंग में हमने कंसीडर करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके अमाउंट को रखो, ठीक है। अगर वो गिवन है बहुत अच्छी बात है, कंपनसेशन डायरेक्ट गिवन नहीं है तो सब पार्ट्स में से ढूंढो कौन कौन सी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आपको गिवन हो उनको ऐड कर देंगे। प्लस ऐड क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ भी 4 चीजें हैं, चारों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रॉफिट में मेन प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉफिट आपको डायरेक्ट गिवन है बहुत अच्छी बात है, गिवन नहीं है तो सब पार्ट्स को कंसीडर कर लेंगे और ऐड कर देंगे। लास्ट आ जाएगा हमारा मिक्स इनकम, और मिक्स इनकम को हम क्या करेंगे, कंपनसेशन और ऑपरेटिंग सरप्लस के अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा
इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में ये वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें तो लास्ट में क्या चाहिए, एनएनपी चाहिए। अब डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नेफा को ऐड कर देंगे। ठीक है, नेफा को ऐड कर देंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेफा को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जितनी भी फैक्टर इनकम हमें अब्रोड से होती है उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हमारे एनडीपी के अंदर। तो वो हमारा डोमेस्टिक जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा हमारे नेशनल पार्ट में। यानी डोमेस्टिक वाली जो आपकी नेशनल इनकम है वो आपकी नेट वाली नेशनल इनकम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये सब पॉइंट्स को ऐड करेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देन दिस इज ऑल अबाउट इनकम मेथड। आई होप आपको इनकम मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।